अस्सलामुअलैकुम। आर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। इसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड और वीडियोस भी मिल जाएं। शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। हाइब्रिडाइजेशन यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी intermix with each other to form an equal number of hybrid orbitals which are similar in shape and energy. shape and energy। हाइब्रिड मतलब मिक्स्ड, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी शेप और एनर्जी मुख्तलिफ होगी, वो इंटरमिक्स होने के बाद हमें उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे जो कि अपनी शेप और एनर्जी के अंदर जो है वो मुशाबहत रखते होंगे, सिमिलर होंगे। इसको समझने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं इन कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 है जो कि आप पीरियोडिक टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं कि ये किस तरह से अपने अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो करवा के हमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे सकती है। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले जो चीज़ें याद रखने के लिए ज़रूरी हैं, हमेशा याद रखिए 4 शेल्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, जिनको हम K, L, M और N के नाम से जानते हैं। हर शेल के अंदर 4 ही सब शेल्स होते हैं, S, P, D and F। K के अंदर सिर्फ S सब शेल मौजूद होता है, L के अंदर S के साथ P भी मौजूद होता है, जबकि M में एक और सब शेल का इजाफा हो जाता है, S, P और D भी मौजूद होता है। उसके अलावा N के अंदर S, P, D और इसके साथ F भी मौजूद होता है। यानी जैसे जैसे शेल के अंदर मूव कर रहे हैं एक से दूसरे शेल के अंदर, तो नंबर ऑफ़ सब शेल्स आप देख रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए याद रखने के लिए, वो है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर इन सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं, और जो F है इसके अंदर मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। लेकिन ये स्टिल अननोन है, अननोन है, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये स्टिल अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन कहा जाता है कि इसके अंदर 14 तक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। अब आते हैं हम वापस अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन की हम कर रहे हैं। कार्बन 6 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2 2s2 2p। अब p को मैं ज़रा खोल के लिख देती हूँ, px 2py 2pz, क्योंकि ये सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं सेकंड शेल से। ये हमारा फर्स्ट शेल है जो कि K है, इसमें सिर्फ S मौजूद है। इसमें आप देख रहे हैं कि S और P दोनों मौजूद हैं, और ये हमारा है L शेल। ठीक है। अब इसके अंदर 2 और 2 4 एटॉमिक नंबर है 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे? 2 मोर इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन क्योंकि हम 1 बाय 1 फिलिंग करते हैं तो एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, यानी Z यहाँ पे 0 है।
ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट मतलब अभी तक कोई एक्साइटेशन यहाँ पर नहीं हुई। नेक्स्ट अगर इसकी एक्साइटेशन करा दूँ तो 1s2 ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 2s यहाँ पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स बाद में, 2px 2py 2pz। अब आप देखें कि पहले s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देती हूँ और इसका 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर देती हूँ यहाँ पे, जो कि हुआ एक्साइटेशन की वजह से। देन px और py के अंदर वैसे ही इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं। ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन एटम की। यहाँ पर आपकी बुक पे एक्साइटेशन एनर्जी का जिक्र हुआ होगा। एक्साइटेशन एनर्जी ये टर्म यूज़ हुई है आपकी बुक के अंदर। ये क्या होती है बेसिकली, अगर हम गौर से देखें ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो यहाँ पर वैलेंस में 2 अनफिल्ड जो है ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। यानी कि कार्बन बिफोर एक्साइटेशन कितने बॉन्ड बना सकता है? बिफोर एक्साइटेशन ये बना रहा है 2 बॉन्ड्स, 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है कार्बन। अब जैसे ही ये 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी जिसे हम एडिक्वेट यानी इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। एडिक्वेट एनर्जी रिलीज़ होगी। अब ये एनर्जी डबल हो जाएगी उस वक़्त जब हम इसकी एक्साइटेशन करा देंगे। एक इलेक्ट्रॉन S से P में मूव कर जाएगा, एक्साइटेशन हो जाएगी और अब ये जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये डबल अप हो जाएगी, डबल अप, क्योंकि आफ्टर एक्साइटेशन हो रही है इसीलिए इसको हम एक्साइटेशन एनर्जी का नाम देते हैं। और यही एक्साइटेशन एनर्जी बताती है हमें कि जो कार्बन है वो 2 नहीं बल्कि 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। और जब ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाती है उस वक़्त ये ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में मौजूद होती है और सिर्फ 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रही होती है। तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो ज़्यादा स्टेबल होता है वही परसिस्ट करता है, वही कायम रहता है। सो ये हमें किसने बताया? ये हमें एक्साइटेशन एनर्जी ने बताया कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट एटम है। उसके अलावा अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है? हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है कि ये कार्बन जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, S और 2 वाले px, py और pz। ये 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कहती है कि मुख्तलिफ वेज़ के अंदर, डिफरेंट वेज़ के अंदर इंटरमिक्स होके हमें डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, अब वो क्या वेज़ हैं जिनकी मदद से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी उनको हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की टाइप्स के अंदर, जो कि मेनली 3 ही होती हैं, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ वही कंपाउंड्स शो कर सकते हैं जिनके अंदर तमाम के तमाम बॉन्ड कोवलेंट हों, यानी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हों, कोई भी पाई बॉन्ड मौजूद ना हो। उसके अलावा यहाँ पे नाम ही शो कर रहा है कि S और P का जो करैक्टर है वो 1:3 बना रहा है। यहाँ पे जो रेशो आ रही है वो कौन सी है? 1:3 की रेशो है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो S करैक्टर होगा वो 25% होगा और जो P करैक्टर है वो 75% होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो S करैक्टर है वो कम है जबकि जो P करैक्टर है वो ज़्यादा है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम ताकि हमें मज़ीद समझ आ जाए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली क्या हो रहा है। इन विच 1s and 3p orbitals 1s and 3p orbitals intermix to form 4 new orbitals of same shape and energy is called sp3 hybridization। अब आप देखें कि
कितने मिक्स हो रहे हैं, एक S और 3 P मिक्स हो रहे हैं और इंटरमिक्स होने के बाद ये 4 नए ऑर्बिटाल दे रहे हैं। जितने मिक्स हो रहे हैं उतने ही न्यू ऑर्बिटाल्स की फॉर्मेशन हो रही है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि जो मिक्स हो रहे हैं उनकी शेप और एनर्जी मुख्तलिफ थी, जबकि जो नए बन रहे हैं वो सेम होंगे इन शेप एंड एनर्जी, और इस प्रोसेस को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे। अब यहाँ पर क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जो नए ऑर्बिटाल्स बनेंगे उनको sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटाल्स कहा जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन की। एग्जाम्पल में हमारे पास कार्बन ही आएगा। हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, 4 कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा कौन सा कंपाउंड आएगा कार्बन से रिलेटेड जिसके अंदर सारे के सारे जो है सिग्मा बॉन्ड मौजूद हो, कोई भी पाई बॉन्ड मौजूद ना हो, तो वो हमारे पास है अल्केन में से मीथेन CH4। ये इसकी एग्जाम्पल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, मीथेन के स्ट्रक्चर को अगर मैं खोल के लिखूं तो सेंटर में कार्बन और इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। कितने हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं? 4 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। अब ये देखिए कि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 ही बना रहा है, यानी यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या है? कंप्लीट है। तो यानी कि अब इसके अंदर कोई पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शो कराएगा। कैसे? सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है? कार्बन सेंट्रल एटम है। आपको सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी आनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको सिखाई भी है। एक बार फिर से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। कार्बन 6, एटॉमिक नंबर है इसका 1s2 2s2 2px, ओपन करके लिखूँ तो 2py 2pz। ग्राउंड स्टेट अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और z में जो है वो 0 है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, अब इसको अगर एक्साइटेशन करा दूँ यहाँ पे तो 1s2 2s1 और 2px 2py 2pz, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कैसे की है। मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा बताने की ज़रूरत है। होप कि आपको अब समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर इसकी जो है मैं हिब्रिडाइज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ, HB मैंने ये हिब्रिडाइज स्टेट लिखा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1s2। ठीक है, ये सारे आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। एक S और 3 P ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, तो आफ्टर मिक्सिंग ये जो बना देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। sp3 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 4 sp3 न्यू ऑर्बिटल्स बनाए हैं इसने हिब्रिडाइजेशन स्टेज के अंदर, और हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, जो इंटरमिक्स हुए हैं, इंटरमिक्स होने के बाद आप देखें कि जो इंटरमिक्स हो रहे थे वो डिफरेंट हैं, नाम भी डिफरेंट हैं उनके। ठीक है, और यहाँ पर हमने शो कराया इनको कि ये अब जो नए बने हैं ये सेम शेप और सेम एनर्जी रखते हैं। होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इनका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सेंट्रल एटम कार्बन है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो रहे हैं। हाइड्रोजन के बारे में तो हम जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s1 है, यानी इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, तो इसकी सिंपली 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो वो एज सच करने की ज़रूरत नहीं, वो हमें ऑलरेडी पता है। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ। HBS आपकी याद दहानी के लिए भी और आसान भी रहता है। कार्बन HBS स्टैंड्स फॉर हिब्रिडाइज स्टेट, ये मैंने एब्रीविएटेड फॉर्म के अंदर लिखा है। यहाँ पर मैं अब क्या करने जा रही हूँ कि मैं यहाँ पर 4 हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं जो इंटरमिक्स होने वाले हैं। ठीक है, या जो हो रहे हैं, तो यहाँ पर इन 4 को ड्रॉ करूँगी। अब जो इंटरमिक्स हो रहे हैं वो बेसिकली क्या हैं, वो sp3 हैं, चारों के 4 sp3 इंटरमिक्स होने के बाद जो बने हैं। ठीक है, sp3। अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन चुके हुए हैं हमारे पास, ठीक है, इनके साथ हाइड्रोजन ने अटैच होना है। हाइड्रोजन
हमें पता है कि 4 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं, ऑलरेडी इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये हाइब्रिडाइज तो हो चुके हुए हैं, लेकिन इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना वैलेंस कंप्लीट कर सकें, ठीक है। स्टिल इनका वैलेंस क्या है, इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर हर हाइड्रोजन जो है, 4 मीथेन के स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो यहाँ पर 4 ही हाइड्रोजन ड्रॉ कर रही हूँ। हर हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे दे देगा, ठीक है। और फिर इस तरह से इसका वैलेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है, अगर आप ड्रॉ भी करना चाहें पेपर में तो आप कर सकते हैं, अच्छा रहेगा अगर आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके अलावा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले जो मेन चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ ऑर्बिटल डायग्राम। आपको ऑर्बिटल डायग्राम का पता होगा तभी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना। अब ऑर्बिटल डायग्राम से क्या मुराद है कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्बिट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर पहले क्या थी और बाद में क्या होगी। जो हमने इंटरमिक्स कराए थे उसमें हम जानते हैं कि एस हमेशा जो है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। ये एस है और हमारे पास जो है यहाँ पे अगर मैं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दूं तो हमारे पास जो पी एक्स है वो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रही हूँ, डम्बेल शेप। पी की शेप क्या होती है, डम्बेल शेप होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर ड्रॉ करूँ वाई की शेप, वाई भी अब पी एक्स और पी वाई, वाई को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ इस तरह से पी वाई, अब ये स्ट्रक्चर किस तरह से है कि ये इनसाइड द बोर्ड है, इनसाइड द बोर्ड या इनसाइड द पेपर आप कह सकते हैं, क्योंकि हम पेपर एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते, जबकि हिब्रिडाइजेशन थ्योरी हमें बताती ही 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए ये तरीका होता है कि आप इसको थोड़ा सा जो है वो वर्टिकल करके लिख दें, थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख दें। स्ट्रक्चर का जो है बताना ज़रूरी है, आप इसको पेपर पे ड्रॉ करने के लिए इस तरह से लिख देते हैं। उसके अलावा अब जो पी जी है हमारा वो हम ले लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप पी एक्स वाई को जी को आप जो है अपनी मर्ज़ी से एक्स या वाई दोनों एक्सिस के अलोंग आपकी मर्ज़ी है जहाँ पे आप लेना चाहें, ये ले लिया। अब ये 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, ये इन्होंने इंटरमिक्स होना है, ठीक है। इंटरमिक्स होने के बाद ये जो हमें न्यू ऑर्बिटल्स देंगे, ठीक है, आप ये इंटरमिक्स होंगे, यहाँ लिख देते हैं इंटरमिक्स। इंटरमिक्स होने के बाद हम ये जानते हैं कि हमें ये जो न्यू ऑर्बिटल्स देंगे उनकी शेप सेम होगी। अब उनकी शेप ड्रॉ कर देते हैं। हमारे पास अगर आप समझें तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल लोब बनाई है और एक जो है वो बड़ी लोब बनाई है, लार्ज लोब है। ये स्मॉल लोब मैंने क्यों बनाई इसकी रीज़न भी आपको बताती हूँ, और एक मैंने लार्ज लोब बनाई। अब मैं जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाऊँगी उन सब के अंदर एक स्मॉल और एक लार्ज लोब बनाऊँगी। अब ये स्मॉल लोब बनाने की रीज़न बेसिकली क्या है कि हमारे पास sp3 के अंदर s करैक्टर हम जानते हैं कि सिर्फ 25% मौजूद है, यानी बहुत कम है, लेस है। यही वजह है कि मैंने इसकी एक लोब को स्मॉल बनाया है और दूसरी लोब को लार्ज बनाया है, जो कि ये शो कर रही है कि इसके अंदर s करैक्टर कम है और p करैक्टर ज़्यादा है। अब आप ये देखें कि ये जो 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स थे ये इंटरमिक्स हुए बाय हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद इन्होंने हमें इक्वल नंबर 4 ही मिक्स हुए थे, 4 ही हमें नए ऑर्बिटल्स दिए। अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं इनको हम क्या नाम देंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये सिमिलर हैं इन देयर शेप एंड एनर्जी। दीज आर कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना मस्ट होता है ताकि आपको पता हो कि आप जब फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन तो उसमें आपने कैसे इन लोब्स को यूज़ करना है। अब अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम मीथेन का,
CH4 यानी मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। सेंट्रल एटम है हमारे पास कार्बन, ठीक है, ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब शेप को ड्रॉ करने के लिए याद रखिएगा कि जितनी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी जिन भी कंपाउंड्स के अंदर, वहाँ पर टेट्राहेड्रल शेप होगी। कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर जो शेप होगी, ज्योमेट्री होगी, वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। आप इसको ज्योमेट्री भी कह सकते हैं और शेप भी कह सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। हमेशा टेट्राहेड्रल होगी और यहाँ पर जो एंगल होगा वो हमेशा 109.5 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपने लिखना भी है साथ साथ, और साथ साथ आपने बताना भी है कि यहाँ पे एंगल जो है वो 109.5 डिग्री होगा और ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल होगी। सो अगर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, इस लेवल पे तो नहीं, इंटर लेवल पे तो नहीं होते, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं, अगर आपको ना भी समझ आ रही हो कि क्या शेप है तो आप टेट्राहेड्रल सिंपली लिख सकते हैं। अब सेंट्रल एटम मैंने कार्बन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहें तो आप इसकी स्मॉल लोब ऐसे बना भी सकते हैं, ठीक है, मर्ज़ी है। नहीं बनाना चाहते तो ना बनाएं, मैं प्रेफर करूँगी कि ना बनाएं, क्योंकि वो काफ़ी मैसी सा स्ट्रक्चर हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो बेहतर है कि आपको पता तो है कि वो लोब मौजूद है, आप सिंपली ये एक लोब ही बना दें, ठीक है। ये आपने बना दी, यहाँ पर एक और लोब बना देंगे इस तरह से, ठीक है, और ये थोड़ा सा इधर और एक लोब ये यहाँ पे बनाएंगे। अब ये जो बैक वाली है, ठीक है, ये इनसाइड द बोर्ड है, ठीक है, क्योंकि हम पेपर पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसी तरह से ड्रॉ करते हैं। वैसे तो ड्रॉ नहीं किया जा सकता, सो ये हम इसको थोड़ा सा पीछे को करके बना देंगे। तो ये हमारे पास आगे ये लोब्स, और यहाँ पर अगर 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, उनको अटैच कराऊँ तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये 4 हाइड्रोजन एटम्स कंप्लीट हो गए, यानी ये हमारा आ गया है मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे डॉटेड लाइन से शो कर दूँ तो हमें पता चल जाएगा कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है, ठीक है, और ये थोड़ा सा इस तरह है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 2 कार्बन्स के दरमियान, वो क्या है, दैट इज़ 109.5 डिग्री, ठीक है। अब आपको समझ आ गई है कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ड्रॉ करना चाहें, इसी तरह आप इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी कंपाउंड जिनके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड मौजूद ना हो, उनका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इथेन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लें तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इथेन हम जानते हैं कि इसके अंदर 2 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, 2 कार्बन एटम होते हैं और लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और हर कार्बन एटम जो है अपने साथ 3 हाइड्रोजन ले रहा होता है, ठीक है। चौथा बॉन्ड तो आपस में बना लिया ना इन्होंने। हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं इथेन के स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कोई पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है, दैट मीन्स कि हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सिंपली एक कार्बन को मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, दूसरे कार्बन को ड्रॉ किया, इन दोनों कार्बन्स को मैं लिंक कर दूँगी ऐसे। ये हमारे पास जो बन गया है बॉन्ड, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अब 3 हाइड्रोजन अटैच कराने हैं हमने, ठीक है। सो एक ये लोब मैंने बना दी, ठीक है, एक लोब मैं नीचे की तरफ बना दूँगी, ठीक है। आप थोड़ा सा हट के भी इसको बना सकते हैं, जैसे भी आप बनाना चाहें, ऐसे। फिर यहाँ पे एक लोब ऐसे, थोड़ा सा आप इसको अगर इस तरफ को मूव करा दें तो भी ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ हाइड्रोजन एटम्स अटैच करने हैं। 3 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अटैच करा देंगे इसके साथ। तो ये हमारे पास बन गया है इथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है।
ऐसे ही प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। सिंपली आपने यहाँ पर 2 कार्बन है तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 को आपस में लिंक करना है सिग्मा बॉन्ड से, और बाकी जितनी लोब्स बचेंगी, ठीक है, उनको ड्रॉ करके सिंपली उनके ऊपर आपने हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अटैच करा देने हैं जितने भी रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3-3 थे तो मैंने 3-3 ड्रॉ कर दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। sp3 यहीं तक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वो तमाम कंपाउंड्स आएंगे जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पाई बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो sp की रेशो है वो 1:2 है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे s करैक्टर जो है वो 33.3% है, p करैक्टर 60.7% है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन किया कि वो तमाम कंपाउंड्स आएंगे जिनके अंदर एक पाई बॉन्ड मौजूद होगा, और वो तमाम कंपाउंड्स के अंदर जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का होगा, और ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी हमेशा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया था ताकि क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, टाइम को सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी जो है ये सब कुछ मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर 1s और 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं टू फॉर्म 3 न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड एनर्जी। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए और 3 ही जो है वो नए बन रहे हैं। ठीक है, सो जो नए बन रहे हैं उनकी शेप और एनर्जी जो है वो सेम है। ठीक है, अब जो न्यू ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनको हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल भी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, जो पहले हमने स्ट्रक्चर देखा था वो इथेन का था, ये इथीन का है। इन का मतलब है कि यहाँ पे समवट अनसेचुरेशन मौजूद है, यानी एक पाई बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड मौजूद है तो हम जानते हैं कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कराएगा। इसका स्ट्रक्चर देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर ओपन करके दिखते हैं तो हर 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम आपस में लिंक हुए हैं, एक सिग्मा बॉन्ड से और एक पाई बॉन्ड से। ठीक है, और दोनों ही कार्बन्स ने अपनी अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए अपने साथ 2-2 हाइड्रोजन अटैच किए हुए हैं। क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम कार्बन ही होगा, तो हमें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, कार्बन एटम एटॉमिक नंबर इसका 6 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी ऑलरेडी मैंशन कर दी हुई है मैंने। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर 2pz जो है वो 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं। एक्साइटेड स्टेट के अंदर सबके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन हम जानते हैं कि हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे टू फॉर्म 3 न्यू ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक s और 2p इंटरमिक्स हो रहे हैं तो यहाँ पर हम बाकी सबको वैसे ही लिख देंगे, sp2 3 नए बने हैं, और 2pz जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये बाद में कहाँ जाएगा वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये थी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है इसकी डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल डायग्राम्स और स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है उसको देख लेते हैं। 2 कार्बन एटम्स हैं तो सबसे पहले जो समझने की बात है, कार्बन नंबर 1 के लिए भी हम जानते हैं कि 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, यानी ये सारे के सारे sp2 हैं, sp2 ऑल मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ये भी sp2 है, sp2 है, ये भी sp2 है। ठीक है, तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 2pz और 2pz दोनों कार्बन का ऐसे ही सेपरेट जो है वो मौजूद रहेगा, ये इंटरमिक्स नहीं हो रहा। इसमें भी सेम वही केस है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी हाफ फिल्ड है। मतलब ये कि इनको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कोई और जो है चाहिए। हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि हाइड्रोजन एटम अटैच हैं वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, दोबारा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ इथीन का। ठीक है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 आपस में लिंक्ड हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जो कि sp2 ओवरलैप से बन रहा है। ठीक है, और बाकी जो है यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन अटैच करा देते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर जो 2pz और 2pz हैं ये क्या करेंगे, ये आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, जो कि ये वाला है। ठीक है, पाई बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम इसके लिए अगर हम ड्रॉ करें तो ऑर्बिटल डायग्राम के लिए हम ये जानते हैं कि हमने सिर्फ वो वाले लेने होते हैं ऑर्बिटल जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर।
सो यहाँ पे आ जाएगा एस, एक एस इन्वॉल्व हो रहा है। एस जो है हम जानते हैं सिफेरिकल होता है, ठीक है। साथ ही इसके कौन सा इंटरमिक्स हो रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, और पी एक्स को मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ये पी एक्स है, 2px, क्योंकि सेकंड शेल से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट है, अगर ड्रॉ करूँ मैं 2py को, ठीक है, 2py को, 2pz तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 2py ड्रॉ हो गया है, ठीक है। ये इनसाइड द बोर्ड है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम इनसाइड द बोर्ड ड्रॉ नहीं कर सकते, ये स्ट्रक्चर ऐसे मौजूद है, ठीक है। इस तरह ड्रॉ नहीं कर सकते तो मैंने इसको थोड़ा सा वर्टिकल कर दिया है, थोड़ा सा इसको जो है वो साइड चेंज कर दिया इसकी, ठीक है। अब ये तीनों जो हैं वो इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होने के बाद 3 इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 3 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, जो कि सिमिलर होंगे इन शेप एंड एनर्जी, ठीक है। अब ये तीनों बन गए हैं, ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ठीक है, जो नए ऑर्बिटल बने हैं, सिमिलर इन शेप हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने sp3 के अंदर एक लोब को थोड़ा सा स्मॉल किया था और दूसरे को लार्ज किया था। एक्चुअली वहाँ पे s करैक्टर बहुत कम था, तो उसको शो कराने के लिए मैंने एक लोब को स्मॉल रखा था और दूसरे को लार्ज रखा था। यहाँ पे एज सच डिफरेंस नहीं है, सो शो कराने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर देंगे तो ये बिल्कुल ठीक है। अब ये ऑर्बिटल डायग्राम हो गई हमारी ड्रॉ। अब फाइनली हम ड्रॉ कर देते हैं अपना स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन में हम ये जानते हैं कि 2 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, ये कार्बन और ये सेकंड कार्बन होगी। ये दोनों आपस में लिंक हुए हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्मा बॉन्ड। sp2 ओवरलैप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था ना कि ये दोनों जो है sp2 ओवरलैप से एक लिंक हो जाएंगे आपस में और ये बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब जो बाकी के हैं वो किस तरह से होंगे, हम ये जानते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं हर कार्बन के साथ, ठीक है। सो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँगी, ये 2 लोब्स मैंने बना दी इस तरह से, ठीक है। इनके साथ मैं एक हाइड्रोजन अटैच करा देती हूँ ऐसे, ठीक है, और इसके साथ भी, ठीक है। अब इनकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी भी हमारा एक रहता है स्ट्रक्चर के अंदर 2pz रहता है, ठीक है। 2pz को मैं बना देती हूँ ऐसे। अब इसके लिए मैंने 2 लोब्स क्यों बनाई हैं, ये 2pz ही है, ये भी और ये भी 2pz के लिए लोब बनाई है। इसकी वजह क्या है कि हमने शो कराना है कि जब भी ओवरलैप होगा वो अबव एंड बिलो द प्लेन होगा, अबव एंड बिलो द प्लेन होगा। इसको शो कराने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लोब्स बनाई हैं 2pz की। ये एक कार्बन का 2pz और ये दूसरे कार्बन का 2pz अबव द प्लेन भी ओवरलैप करेंगे, ठीक है, और बिलो द प्लेन भी ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इसको आप मज़ीद इस तरह से भी लिख सकते हैं, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन, ये दूसरा कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड है इनका, और आप इसको ऐसे भी शो करा सकते हैं, ठीक है। ये क्या शो करा रहा है, ये अबव एंड बिलो द प्लेन ओवरलैप को शो करा रहे हैं हर केस की हाइड्रोजन्स, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल होगा बॉन्ड एंगल वो 121.5 डिग्री होगा, ठीक है। और ज्योमेट्री इसकी जो है वो हम जानते हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन गई। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इथीन और ये हमने ड्रॉ किया है अकॉर्डिंग टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। क्विकली इसको देखते हैं कि इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। याद रखने के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर s और p करैक्टर जो है वो किस रेशो में मौजूद होते हैं, ये बेसिकली 1:1 में मौजूद होते हैं। अब उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे आप नाम भी शो कर रहा है, s करैक्टर जो है वो भी 50% मौजूद होता है और जो p करैक्टर है वो भी 50% मौजूद होता है। तो 50% यानी
1:1 की रेशो है यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे वो तमाम कंपाउंड्स आते हैं, ऑल कंपाउंड्स हैव 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। अभी तक हमने डिस्कस किया sp2 हाइब्रिडाइजेशन को, जिसके अंदर जिसके अंदर जो था 1 पाई बॉन्ड मौजूद था, जबकि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी जो हमने फर्स्ट पे डिस्कस की उसके अंदर कोई पाई बॉन्ड मौजूद नहीं था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है या ज्योमेट्री आप कह सकते हैं, ये लीनियर ज्योमेट्री बनती है sp के अंदर, लीनियर ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल होता है, एंगल वो होता है 180 डिग्री का, ठीक है। ज्योमेट्री लीनियर और एंगल 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब क्विकली इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है ताकि टाइम को सेव किया जा सके, ठीक है। प्रोसेस इन विच 1s and 1p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू फॉर्म 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसके अंदर क्या है, 1s और 1p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, बना दिए कितने, 2 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं उनको हम sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहेंगे क्योंकि sp में बन रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एग्जांपल इसकी मैंने लिखी है इथाइन। sp3 के अंदर हमने डिस्कस किया था मीथेन के स्ट्रक्चर को, इथेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, ठीक है। sp2 के अंदर हमने इथीन को डिस्कस किया और अब हम आ रहे हैं इथाइन की तरफ। इथाइन YNE आइन, ठीक है, ये कर रहा है शो अनसेचुरेशन को। और कैसी अनसेचुरेशन को, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, यानी 2 पाई बॉन्ड्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। शो भी किया हुआ है इथाइन का स्ट्रक्चर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सेंट्रल एटम कार्बन ही होगा, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 6 ही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट हम जानते हैं, बार बार मुझे रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है। एक्साइटेड स्टेट का भी आपको पता है, ठीक है। उसके अलावा हिब्रिडाइज्ड स्टेट को समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्योंकि हम पढ़ रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे एक s और एक p इन्वॉल्व होगा, ठीक है। एक s और एक p इन्वॉल्व हो रहा है तो हमारे पास जो है वो 2 ऑर्बिटल बन रहे हैं क्योंकि 2 ही मिक्स हो रहे थे, ठीक है। तो 2 ही नए ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी और 2py और 2pz जो है वो एज इट इज़ रहेंगे। याद रहे कि ये चारों के चारों जो हैं वो अनफिल्ड हैं, लेकिन हाइब्रिडाइज सिर्फ यही 2 हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इनके अंदर हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम जो तरीका यूज़ कर रहे हैं वो ये कि जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं, ठीक है, उनको हमने सेपरेट लिख दिया है। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं py और pz, 2py एंड 2pz, इनको हमने एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है। इनको हमने सेपरेट से लिख दिया। अब जो sp हैं हम जानते हैं कि इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है। कार्बन नंबर 1 के लिए भी सेम केस है और कार्बन नंबर 2 के लिए भी, और 2py और 2pz के अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 है वो कार्बन नंबर 2 के साथ लिंक्ड है, ठीक है। दोबारा मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के साथ लिंक्ड है विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, यानी इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड भी है। तो यहाँ पे sp ओवरलैप की मदद से जो है एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और बाकी जो sp है हाइब्रिडाइज्ड है, जो ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस कार्बन के लिए भी और इस कार्बन के लिए भी, दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच हो गया ताकि इनकी वैलेंसी को कंप्लीट किया जा सके। अब जो अनहाइब्रिडाइज थे, ठीक है, जो एज इट इज़ थे, वो आपस में ओवरलैप कर लेंगे, ये और ये, ठीक है। ये आपस में ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड ये बना देगा और एक पाई बॉन्ड ये बना देगा। इस तरह से हमारे 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है।
इसके लिए ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एस हम जानते हैं स्फेरिकल होता है, ठीक है, और पी एक्स और पी वाई जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एस पी हाइब्रिडाइजेशन है तो सिंपली हम जस्ट ड्रॉ करेंगे पी एक्स को, 2px को, ठीक है, 2px का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे सिंपली अपने px को, 2px को, ठीक है। इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। ये ड्रॉ करने के बाद अब हम आ जाते हैं कि जब ये इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिड होंगे, ये बिफोर हिब्रिडाइजेशन था, ठीक है। अब जब ये इंटरमिक्स होंगे तो दो ही नए ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। अब वो दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे तो वो सिमिलर इन शेप होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम जानते हैं कि 50-50 की रेशो है, 1-1 की, और 50-50% है, तो दोनों जो है वो सेम शेप के बनेंगे, ठीक है। सेम शेप और एनर्जी के हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हैं वो बन चुके हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हैं ये फॉर्म हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। किस तरह करना है? स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए फर्स्टली हम जानते हैं 2 कार्बन एटम्स हैं, ये 2 कार्बन हो गई, लिंक हुई हैं विद सिग्मा बॉन्ड जो कि sp ओवरलैप से बन रहा है, ठीक है। sp ओवरलैप से बन गया हमारा ये सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट हमने क्या करना है? हमने एक हाइड्रोजन अटैच कराना है इसके साथ। तो उस एक हाइड्रोजन को अटैच करने के लिए हम लोब बना देंगे सिंपली इसकी। कैसे? एक लोब मैंने ये बना दी, एक लोब ये बना दी, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम अटैच करा देते हैं यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन हम अटैच करा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन्स भी अटैच हो गए। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है कि जो एक ही हाइड्रोजन था इसके अंदर, अब यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। अब वो पाई बॉन्ड कैसे बनाएंगे हम? ये इसका पी वाई ड्रॉ कर दिया मैंने, एक कार्बन का, ये दूसरी कार्बन का पी वाई ड्रॉ कर दिया, 2py ये कार्बन का है, ये 2py दूसरी कार्बन का है, ठीक है। अब ये बन गए, और उसके अलावा हमारे पास 2pz रह गए, ठीक है। अब 2pz को हम ड्रॉ करेंगे, हमारे पास स्पेस रह जाती है यहाँ पे, यहाँ पे ये हो गया हमारा, क्योंकि हमने अबव एंड बिलो शो कराना है ओवरलैप को, तो हम इस तरह से इसलिए इसको 2 लोब्स बना रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी लोब बना रहे हैं। ये आ गया है 2pz, ठीक है। अब ये सिंपली क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। इसका 2py इसके 2py से ओवरलैप करेगा, अबव भी बिलो भी, अबव भी बिलो भी, और ये बन गया एक पाई बॉन्ड, ठीक है। सेकेंडली 2pz का आ जाएगा, ये भी अबव भी ओवरलैप करेगा और बिलो भी ओवरलैप करेगा, और ये हमारे पास आ गया सेकंड पाई बॉन्ड, ठीक है। होप कि आपको समझ आ गई होगी इस स्ट्रक्चर की। इसको आप सिंपली अगेन आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आप मेंशन कर दें कि यहाँ पे ऐसे का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। ये इथाइन के लिए हमने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हमने डिस्कस किया थोड़ा सा, अगर ओवरव्यू दे दूं मैं इस टॉपिक के ऊपर, तो हमने sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया। इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो है हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, और ये हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।